वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। क्या आपको ये बात पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कुछ कलर्स को इम्पार्ट करते हैं, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स होने की वजह से डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों पे क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लेते हैं। जब भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आप वाइट लाइट फॉल कराएंगे, अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक कलर के तौर पे आपको नज़र आएगा। अगर वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो आपको एज वाइट कलर्ड कंपाउंड नज़र आएगा। और अगर वो कुछ लाइट के हिस्से को एब्जॉर्ब करे और कुछ इमिट करे, तो जो इमिट करेगा वो किसी फोटोन की फॉर्म में करेगा और वो फोटोन किसी कलर की वेवलेंथ से मैच करता होगा। तो जब कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर दे, कुछ पार्ट वो इमिट कर दे, तो वो एज कलर्स अपीयर होते हैं। अब ये जो कलर्स अपीयर होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है डी टू डी ट्रांजिशन। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं, वो ये है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक लो एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल E1। अब ये जो लो एनर्जी लेवल है, इस पे अगर ये कोई फोटॉन्स या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हाई एनर्जी लेवल से अगर वापस लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये कुछ फोटॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा। अब वो फोटॉन अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर है, वेव नंबर के ऊपर है, उस फोटॉन का अपना एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब उस फोटॉन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है तो वो एक स्पेसिफिक विजिबल स्पेक्ट्रम में या कलर स्पेक्ट्रम में एक स्पेसिफिक कलर इम्पार्ट करेगा। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो डी डी ट्रांजिशन है। अब ये जो लफ्ज़ है ना, डी डी ट्रांजिशन, ये खुद से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डी सबशेल होता है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का क्या मतलब होता है, विद इक्वल एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब हम बोल रहे हैं डी डी ट्रांजिशन। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक सेंट्रल मेटल एटम फॉर एग्जांपल ए को देख रहे हैं, ठीक है, और इस सेंट्रल मेटल एटम को आप देख रहे हैं जब इसकी तरफ कोई लाइगेंड अप्रोच नहीं कर रहा, तो उसके जो 3D सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वो एक डी जनरेट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के तौर पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही कोई लाइगेंड अप्रोच करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये अपने डी सबशेल्स को या डी ऑर्बिटल्स को दो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर देगा। जैसे ही इसको लाइगेंड ने अप्रोच किया तो इसने क्या किया, इसने अपने डी ऑर्बिटल्स को एक हाई एनर्जी लेवल यानी कि Eg और एक लो एनर्जी लेवल यानी कि T2G में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब dx² माइनस वाई स्क्वायर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि ये हाई एनर्जी लेवल और dg² भी जो है वो हाई एनर्जी लेवल है, लेकिन dxy, dyz और dxz जो है वो लो एनर्जी लेवल है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि हर जो लाइगेंड अप्रोच कर रहा है उस लाइगेंड की एक अपनी फील्ड है, अपनी फील्ड स्ट्रेंथ है। वो अपनी फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से इन ऑर्बिटल्स को दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करेगा, और जो जितनी ज़्यादा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ होती जाएगी ये एनर्जी डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब कुछ केसेस में dxy, dyz, dxz ऊपर चले जाते हैं और कुछ केसेस में ये नीचे आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो अप्रोचिंग लाइगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड कैसी है और वो किस ओरिएंटेशन में अप्रोच कर रहा है। अगर आप कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उसका एक सेपरेट लेक्चर भी बना सकते हैं। अब देखें, अब ये दो एनर्जी लेवल्स में है, लो एनर्जी लेवल एंड हाई एनर्जी लेवल।
अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और मैं उसको एक लाइट का फोटोन दे दूँ तो वो किस में चला जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, और इसी लो एनर्जी लेवल पे वापस आने के लिए ये एक फोटोन को इमिट करेगा। और जब ये इस फोटोन को इमिट करेगा तो उस फोटोन की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी वो कोई ना कोई कलर को एक्सप्लेन करती होगी। तो हम आगे छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन absorbs light of photon of lambda, it excites, whereas when it de-excites, it emits a photon of a specific lambda of a specific color. हर फोटोन की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी जो कि एक स्पेसिफिक कलर के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपने कलर व्हील लाजमी याद रखना है, ठीक है, ये आपने कलर व्हील कॉम्प्लीमेंटैरिटी कलर्स का लाजमी याद रखना है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन के दौरान वायलेट कलर को एब्जॉर्ब के फोटोन को एब्जॉर्ब करे तो वो अपीयर होगी एज येलो कलर। अगर कोई एज ब्लू का फोटोन एब्जॉर्ब करे तो वो अपीयर होगी एज ऑरेंज कलर। कोई अगर रेड कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करे तो वो अपीयर होगी एज ग्रीन कलर। तो आपने इसको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? वाई रग पी ओ, इस तरह याद रख सकते हैं। वायलेट येलो, रेड ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगर येलो का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वायलेट इमिट करेगा, रेड का एब्जॉर्ब करेगा ब्लू, ब्लू का एब्जॉर्ब रेड का एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन, ग्रीन का एब्जॉर्ब करेगा रेड, ब्लू का एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज, ऑरेंज का एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू अपीयर होगा। अब इसकी एग्जांपल ये है कि हेक्सा एक्वा निकल आयन एब्जॉर्ब्स रेड लाइट एंड अपीयर्स ग्रीन, ठीक है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपीयर क्या करेगा, ग्रीन करेगा। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है वो क्या करेगा, वो येलो को एब्जॉर्ब करेगा और अपीयर कैसे करेगा, वायलेट। तो इस तरह आपको कलर एक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा कलर जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, कौन सा किस कलर में जो है वो अपीयर हो सकता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब एक छोटी सी बात, एक छोटी सी डिस्कशन और कर लेते हैं कि कलरलेस कौन सी सिंपल आयंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिंक अपनी +2 में की स्टेट में और टाइटेनियम अपनी +4 की स्टेट में कलरलेस अपीयर करते हैं। क्यों कलरलेस अपीयर करते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कशन हम पहले लेक्चर से कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, 0। इसके अलावा दो क्वेश्चंस जो आपसे लाजमी पूछे जाते हैं वो है आयरन +2 जो है वो ग्रीन कलर में अपीयर करता है और Fe+3 जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है, येलो में एग्जिस्ट करता है। ये दो MCQs आपने लाजमी याद रखने हैं, ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किस तरह उनकी ज्योमेट्री जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रीज डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। रिवाइज कराता चलूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था। कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि एक लाइगेंड अपने बनाता था सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो लाइगेंड्स डोनेट करते थे सेंट्रल मेटल एटम को, उसको भी हम कहते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसकी जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। उसके साथ साथ उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमें पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज। अब इसकी सबसे पहली एग्जांपल, सबसे मशहूर एग्जांपल डाई अमाइन सिल्वर, जो कि पास्ट पेपर में भी पूछी जा चुकी है। उसके अलावा अगर आप बाकी दोनों एग्जांपल्स में भी देखें तो यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, क्योंकि क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट लाइगेंड और 2 क्लोरीन का प्रेजेंट होना मतलब कि 2 लोन पेयर्स को डोनेट कर रहा है या 2 लाइगेंड जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। और इसी तरह
सायानो ग्रुप को अगर आप देखें तो ये भी 2 प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो हमने इसको इस तरह लेके चलना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो 2 चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो आपका जो सब्सटेंस है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर सकता है, और या तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर तो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्रीज का होगा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर आप इन 2 एग्जाम्पल्स को देखें तो CuCl4 में 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स होंगे 90 डिग्रीज के। अगर आप यहाँ पर सिस प्लेटन को देखें तो सिस प्लेटन को आप देखें तो ये जो प्लेटिनम है ये ऐसे प्रेजेंट है, और बाकी NH3 को भी आप देख लें, NH3 को भी आप देख लें, क्लोरीन को भी, ये सब कितने एंगल पे प्रेजेंट है, 90 डिग्रीज पे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ज्योमेट्री बनी है। तो इनके अंदर सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्रीज। इसी तरह इस एग्जाम्पल को भी देखें, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन और 2 NH2 हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह भी आपको लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार इसका 2 क्लोरीन है, 2 इसके अंदर अमाइन ग्रुप है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद आ जाता है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी जी, ऑक्टाहेड्रल। उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन जो प्रेजेंट होती है वो होती है D2sp3। ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल इन देयर नेचर, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, स्टेबल। अगर आपको MCQ में दे दिया जाए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर एक स्टेबल कन्फिगरेशन बनाएगा तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल की तरफ जाना है। और एंगल बिटवीन द लाइगेंड्स हमारे पास 90 डिग्रीज होता है। इसमें कुछ बुक्स में 90 और 120 दोनों दिए गए होते हैं, लेकिन हम अगर फेडरल बोर्ड की नई बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 90 डिग्रीज इज़ द राइट आंसर। अगर आप यहाँ पर देखें तो हेक्सा एक्वा है, हेक्सा एक्वा की वजह से हेक्सा एक्वा मतलब 6 हैं और वाटर इज अ मोनोडेंटेट लाइगेंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है इथाइलिन डायअमाइन, लेकिन यहाँ पर 3 है। इथाइलिन डायअमाइन आपके पास कौन सा होता है, बाइडेंटेट लाइगेंड होता है। जब वो बाइडेंटेट लाइगेंड होता है और उसके 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मतलब कितने लोन पेयर दे रहा है, वो 6 लोन पेयर दे रहा है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो किस ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। तो ये था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है आप मुझे ये भी लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू।